Today's topic is internal resistance of a cell. So what is internal resistance of a cell? The opposition offered by electrolyte of the cell to the flow of electric current through it is called the internal resistance of the cell. तो जो भी हमारा सेल है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को फ्लो करने के लिए, एक अपोजिशन ऑफर करता है, वही होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो जो हमारा फैक्टर्स कौन से होंगे जिस पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करेगा, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स की वजह से कम या ज़्यादा हो सकता है। नंबर 1, लार्जर द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, more the length of electrolyte through which current has to flow, and consequently a higher value of internal resistance। तो जैसे हमारे पास एक सेल है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डाले और साथ ही में इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट जो हमने फिल किया, जिस भी केमिकल का या जो भी मटेरियल का इलेक्ट्रोलाइट है, इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है। तो वो रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है और वो डिपेंड किस पे करता है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो डिपेंड कर रहा है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस। अगर क्लोज करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा, ज़्यादा करेंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। ज़्यादा डिस्टेंस होने से जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ग्रेटर द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेसर इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कंडक्टिंग टाइप का है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट बनाया है उसमें कंडक्टिंग की प्रॉपर्टी ज़्यादा है, तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड वन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल is inversely proportional to the common area of the electrodes dipping in the electrolyte। तो जो हमने कंटेनर लिया है और उसमें हमने इलेक्ट्रोड जो फिल किए हैं, डाले हैं, वो इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया, तो इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या चीज़, रेजिस्टेंस। यानी कि एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। और सेकंड पॉइंट के लिए फर्स्ट पॉइंट के लिए देखें तो यानी कि दोनों के बीच में जो लेंथ है, डिस्टेंस है, तो दोनों जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो ये वही कॉमन फॉर्मूला है जो हमने रेजिस्टेंस के लिए अभी तक देखे हैं, है ना। चलिए फिर, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तो जो हम इलेक्ट्रोड्स दे रहे हैं वो कितनी कंडक्टिंग है, क्या उनका नेचर है, क्या कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, उस पर भी डिसाइड होगा कि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है। तो देखिए, अगर हमको एक सेल बनाना है तो अभी तक आपको पता है कि अगर हम एक इस तरह का रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हैं तो ये सेल होता है। एक और चीज़, कभी कभी हम बहुत जल्दी ड्रॉ करते हैं, बहुत फास्ट लिखने लगते हैं, तो कभी कभी हम जो कैपेसिटर बनाते हैं वो कैपेसिटर को भी हम सेल जैसा बना देते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना है कि कैपेसिटर में जो दोनों साइड्स होंगी हमारी, जो दोनों पैरेलल लाइन होंगी, उनका आपको लेंथ सेम करना है, लेकिन सेल में एक जो साइड है वो ज़्यादा होगी तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल वाला होगा और स्मॉल वाली नेगेटिव पोटेंशियल की होगी, ठीक है। तो हम जब सेल ड्रॉ करते हैं तो हम सिर्फ एक इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं सेल की, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि सेल अगर है तो उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। कैसे होती है, उसके इलेक्ट्रोलाइट पे, जो कि आपने केमिस्ट्री में भी सेल्स बनाए होंगे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हम एक जार लेते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल डालते हैं, तो वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का भी मतलब पॉइंट होता है। तो जो हमारे पास ये एक सेल हमने बनाया, इस सेल को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेल को शो कर रहा है और ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और इंटरनल रेजिस्टेंस को हम हमेशा स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम कैपिटल आर से नहीं शो करेंगे। ध्यान रखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को हम हमेशा स्मॉल आर से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास ये जो सेल है इसका ईएमएफ हो गया ई और रेजिस्टेंस हो गई आर। यहाँ पर ये ईएमएफ क्या है, तो लास्ट हमने लेक्चर में देखा था ईएमएफ जो है, दोनों जो हमारी
इलेक्ट्रोड्स हैं सेल की, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। ये कितने हायर पोटेंशियल पे है, ये कितने लोअर पोटेंशियल पे है, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन द सर्किट इज ऑफ। तो जब हमने सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है सेल को, तब जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इलेक्ट्रोड्स में, दैट इज ईएमएफ। और अगर हम इसके साथ में हमें कोई रेजिस्टेंस लगा के हम एक सर्किट को ऑन कर देते हैं, या कुछ भी डिवाइस लगा के सर्किट को ऑन कर देते हैं, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होगा अब की बार, और वो पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलेंगे V। जब सर्किट ऑफ था तो वो था ईएमएफ E, जब सर्किट ऑन हमने कर दिया तो वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया V, और ईएमएफ जो है वो हमेशा V से ज़्यादा होगा अगर सेल को हम चार्ज नहीं कर रहे हैं तो, और अगर सेल को चार्ज कर रहे हैं तो ये केस अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमएफ हमारा ग्रेटर होगा देन द पोटेंशियल इफ़ द चार्ज इज इफ़ द सेल इज़ नॉट चार्जिंग, और अगर हमारा सेल चार्ज करेगा तो ईएमएफ विल बी स्मॉलर एंड द पोटेंशियल विल बी ग्रेटर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम टर्मिनल पोटेंशियल, हम इस V को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, और E को बोलते हैं ईएमएफ। तो अगर हम एक सिर्फ सेल की बात कर रहे हैं, हमने उसको सर्किट में अभी कनेक्ट नहीं किया है, तो सेल का ईएमएफ क्या है, E है, और स्मॉल r क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक रेजिस्टेंस के साथ R से, कैपिटल R। ठीक है, और उसमें अब क्या होगा, अब करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे, तो वो करंट हमारा क्या फ्लो कर रहा है, I। तो जब हमने करंट फ्लो कराया तो ईएमएफ की जगह अब हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल की, तो वो आ गया V पोटेंशियल। याद रखिए कि ईएमएफ सिर्फ सेल का है और उसकी ये रेजिस्टेंस है, तो पूरा जो सेल है, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल V। ठीक है, तो हमने ऐसे लिखना है, और हमारा क्योंकि अभी हम सेल को चार्ज नहीं कर रहे हैं इस सर्किट में, बल्कि सेल की हेल्प से सर्किट में करंट फ्लो करा रहे हैं, तो सेल यूज़ हो रहा है, तो अब की बार जो ईएमएफ होगा वो हमारा पोटेंशियल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा ये अब कम क्यों होगा, तो देखिए हमारे पास ओम्स लॉ आपको मालूम है, तो अगर हम V लिखना चाहें तो इस सर्किट के लिए यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज़ V, और करंट कितना है I, और रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना है हमारे पास R। ठीक है, तो हम V कितना लिखेंगे, I इंटू R। ठीक है, तो ये हमारा होता है पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, अब अगर ये सेल है और सेल में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, सेल की रेजिस्टेंस कितनी है R, तो ये जो I और R को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया हम उसको लिख देते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप का, कि जो हमारा पोटेंशियल सेल नहीं यूज़ किया तो वो पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, IR। ठीक है, I क्या है, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट एंड आल्सो विद इन द सेल, एंड स्मॉल r इज़ द रेजिस्टेंस। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वो भी एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो उसको हमने नाम दिया है पोटेंशियल ड्रॉप। अब इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, कि जो सेल का पोटेंशियल था वो था हमारे पास पहले E, जब करंट पास नहीं कर रहा था, करंट पास करने पे सेल ने खुद ने कितना पोटेंशियल यूज़ कर लिया, IR। ठीक है, तो E जो बना वो क्या बना, ईएमएफ में से कितना यूज़ कर लिया सेल ने, IR यूज़ कर लिया है, बाकी सर्किट को कितना दिया है उसने, V। तो ये जो V प्लस R है ये सेल का ईएमएफ से आया है, क्योंकि सेल ने IR खुद तो यूज़ किया है और बाकी पोटेंशियल दिया है पूरे सर्किट को। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास V के लिए एक फार्मूला रहेगा E माइनस IR, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको यूज़ करना है। अब एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं इक्वेशन को, कि V इज इक्वल टू E माइनस IR का क्या मीनिंग है। तो ईएमएफ क्या था, हमारा सेल का ईएमएफ था व्हेन द सर्किट वाज ऑफ। ठीक है, अब सर्किट जब ऑफ था तो ईएमएफ E था, जैसे ही करंट फ्लो करने लगा तो सेल ने खुद कितना पोटेंशियल यूज़ कर लिया, IR। तो ईएमएफ उस सेल के पास था, खुद उसने यूज़ कर लिया IR, तो कितना वो सर्किट को दे सकता है, वो सर्किट को उतना ही दे सकता है जितना अब उसके पास बचा है। E उसके पास था, IR उसने यूज़ कर लिया, तो सर्किट को देने के लिए अब उसके पास कितना बचा है, दोनों का डिफरेंस E माइनस R, तो वो सर्किट को कितना देगा, V पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से आप कह ही सकते हैं कि V जो है वो हमारा E माइनस IR है, यानी कि E से कम है। ठीक है,
तो E इज इक्वल टू V प्लस वी। ये स्मॉल v क्या है? स्मॉल v इज द पोटेंशियल अक्रॉस द सेल। कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल अक्रॉस द कैपिटल R। तो हम कैपिटल V की जगह क्या ले सकते हैं? I इंटू आर। कैपिटल V की जगह क्या ले सकते हैं? I इंटू आर, क्योंकि R के अक्रॉस करंट कितना पास हो रहा है? I। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? I इंटू आर। और सेल के अक्रॉस कितना करंट पास हो रहा है? I। रेजिस्टेंस कितना है सेल का? IR। तो सेल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल हो गया? स्मॉल v इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो हमारे पास हो गया V प्लस वी इज इक्वल टू IR प्लस IR, और दोनों से I कॉमन लिया तो R प्लस R। तो अगर हम करंट के लिए फॉर्मूला देखना चाहेंगे तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? E अपॉन R प्लस R। ठीक है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द सर्किट इक्वेशन। क्या मीनिंग है इसका? कि जब हम करंट अगर किसी सर्किट में फाइंड करेंगे तो हमको क्या करना है? हमको उस सर्किट का इफेक्टिव EMF देखना है कि जितना भी EMF था, और डिवाइड में क्या करना है? रेजिस्टेंस करना है। यही होता है ना करंट V इज इक्वल टू IR। ये हमारे पास ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाता है। ठीक है, V क्या है? पोटेंशियल। तो जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? हमने रिप्लेस कर दिया E से, और डिवाइड में R। अब ये R क्या है? R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। R क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की? अब आप देखिए, अगर इस सर्किट को, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपको कैसे कनेक्टेड लग रहे हैं? सीरीज या पैरेलल? ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल r है वो यहाँ पे जब R से ऐसे लगा है तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज, नॉट द पैरेलल। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 कितना है? स्मॉल r, प्लस R2 कितना है? कैपिटल R। तो R प्लस R क्या हो गया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो करंट का हमारे फॉर्मूला क्या था? EMF अपॉन में R, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का जो R है तो वो क्या आ गया? E अपॉन R प्लस R। ठीक है, तो ये हमने एक थ्योरेटिकली बताया, लेकिन ये हमने प्रूव भी किया कि यही आएगा। और हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को हमने R प्लस R क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? सीरीज में। ठीक है।